स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल कैम ऑनलाइन क्लासेस में प्लस वन आर्ट का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर प्लस वन आर्ट के किए हैं पॉलिटिकल साइंस के। आज हम 4th चैप्टर है कार्यपालिका का। इससे पहले हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ा था पिछले लेसन में। उससे पहले भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था। आज ही काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है। अच्छी तरह से अपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा लेसन। तो कार्यपालिका पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि सरकार के अंगों में आता है ये। बस सरकार के हमारे 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने एक 10th में लेसन पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। वह भारत में सत्ता का जो बंटवारा है, सत्ता की जो साझेदारी है, वे सभी लोगों तक समान रूप से उपलब्ध करवाई गई है। यानी कि सत्ता किसी एक व्यक्ति की नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन किसका होता है? लोगों का होता है। इसी के तहत सरकार के भी जो है 3 अंगों में सरकार के कामों को बांट दिया गया है। आज हम जिसका जिक्र करेंगे कार्यपालिका का। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने ये करना है विधानपालिका में क्या होता है। विधानपालिका क्या करती है? कानून निर्माण करती है, कानून निर्माण करना। और इसमें आते हैं हमारे एमपी एमएलए, एमपी जाते हैं। और कार्यपालिका इसको लागू करती है। जो कानून विधानपालिका बनाती है उनको लागू कौन करना? कार्यपालिका का काम है। इसमें हमारा कर्मचारी वर्ग आता है। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है, रक्षा करती है। जो कानून विधानपालिका ने बनाए हैं उनको लागू किसने किया है? कर्मचारी वर्ग ने, यानी कि कार्यपालिका ने किया है। और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो उन कानूनों को जो है रक्षा करने का काम करता है। इसमें हमारी अदालतें आ जाती हैं। और ऐसे कानूनों को तोड़ना वह बाई चांस, जैसे हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था, वह आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, संविधान ने वो लागू कर दिए हैं। यानी कि संसद में भी, हमारे विधानपालिका में भी वो उनको मंजूरी मिल गई है। और उसको किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को छीना जा रहा है तो वो कोर्ट की शरण ले सकता है। ठीक है। तो आज हम यहाँ जिक्र करते हुए कर्मचारी वर्ग, या कह सकते हैं कार्यपालिका का, हम इस लेसन में यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। वह कार्यपालिका होती क्या है? नेक्स्ट लेसनों में हम पढ़ेंगे विधानपालिका, न्यायपालिका। 4th लेसन में सिर्फ हम कार्यपालिका का जिक्र करेंगे। कार्यपालिका समझ में आ गया होगा क्या होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब काम करने का जो उत्तरदायित्व। किसी भी देश की जब कार्यपालिका जितनी ज़्यादा मजबूत होगी वो देश उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि इसमें सारे सभी कर्मचारी वर्ग आ जाता है, या एमपी एमएलए, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इसके अंदर आ जाते हैं। हम चाहे लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, या प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, वो सारे कार्यपालिका के अंडर में काम करते हैं। इसके अगर हम प्रकारों की बात करें, प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा है स्थायी और राजनीति कार्यपालिका। स्थायी और राजनीति कार्यपालिका। मान लीजिए स्थायी कार्यपालिका और राजनीति कार्यपालिका 2 प्रकार की होगी। स्थायी में आ जाते हैं हमारे कर्मचारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी। कैसे? मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों का जो काम करने का, सरकार के अंडर काम करने की एक लिमिट है। वह मान लीजिए 18 वर्ष की आयु में कर्मचारी जो है नौकरी पर लगे और उन्होंने 60 वर्ष, यानी कि अब 58 है, 58 या 60 तक वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या हो गए? स्थायी हो गए। इनका समय निश्चित है, 18 वर्ष या इससे बाद जो भी टाइम इनका नौकरी पर लगने का है
उसके बाद इनका रिटायर होने का 60 वर्ष तक है। इस दौरान ये स्थायी हैं, रेगुलर काम करते रहेंगे, ट्रांसफर होती रहेंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं, लेकिन काम क्या करेंगे, स्थायी करेंगे। इसके बाद राजनीतिक आते हैं। राजनीतिक में क्या आते हैं, हम 5 साल के लिए चुनते हैं, कोई मंत्री बन गया, एमएलए एमपी हो गए, ये हम क्या चुनते हैं 5 वर्ष के लिए। सरकार चेंज होती रहती है 5 वर्ष के बाद, जो राजनीतिक कार्यपालिका वो बदलते रहते हैं। हमने प्रधानमंत्री बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, राष्ट्रपति बदल दिया, ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं 5 साल, जो लिमिट होती है समय उसके दौरान चेंज होते रहते हैं। लेकिन स्थायी कार्यपालिका क्या होते हैं, वो स्थायी तौर पर 60 वर्ष, जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक काम करते रहते हैं। ये डिफरेंस है कार्यपालिका में। नेक्स्ट आता हमारा नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिका में जिसको शक्तियां तो दी गई है लेकिन वो यूज नहीं कर सकता। हमारे देश में राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालक है, नाम मात्र कार्यपालक है। क्यों है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति जो है जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसलिए उनकी जो शक्तियां हैं वो संसद के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कोई भी सलाह, कोई भी कह सकते हैं राष्ट्रपति जब किसी भी कोई निर्णय लेता है या अपना कह सकते हैं एक फैसला लेता है बिना प्रधानमंत्री के और मंत्रिमंडल के या संसद के अकॉर्डिंग जो है उसको फैसला लेने का अधिकार है। अकेला राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। शक्तियां बहुत है राष्ट्रपति को, लेकिन बिना संसद को साथ लिए या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को साथ लिए उनके वो अपना फैसला नहीं कर सकता। यानी कि नाम मात्र कार्यपालिका, उसकी सारी शक्तियां प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। क्यों करता है, क्योंकि भारत में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, वास्तविक शासन को चलाते हैं। इसलिए जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति को है वो सारी प्रधानमंत्री उसका उपयोग करता है। सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री। हमारे जो पुराने कह सकते हैं अब तक जितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन अगर आप पीछे का देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही जो उनको शासन चलाने को मिलता है। अगर हम चाहकर भी राष्ट्रपति जो है अकेला शासन नहीं कर सकता और ना ही प्रधानमंत्री अकेला शासन स्थापित कर बिना राष्ट्रपति के। तो ये दोनों क्या है, ज्वाइंट है एक दूसरे से, दोनों मिलकर जो है देश के शासन को संभालते हैं, अकेला इनमें नहीं हो सकता। इसके बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कई देशों में जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। एकल कार्यपालिका और दूसरी है बहुल कार्यपालिका, जिसमें सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति विशेष को दी गई है, को दी जाती हैं। वो क्या है, एकल। मान लीजिए इसका हम उदाहरण देते हैं, स्विट्जरलैंड है जहाँ पर सारी शक्तियाँ किसी राष्ट्रपति को जो है सौंपी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो है शासन व्यवस्था कायम रहती है, जिसमें केवल एक व्यक्ति विशेष जो है उस शक्तियों का प्रयोग करता है, एकल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका जिसमें सारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे हम भारत का उदाहरण ले रहे हैं, भारत में सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं है, सरकार के भी पूरी सरकार के हाथों में नहीं है। सरकार में जो नुमाइंदे चुने जाते हैं, संसद में जो सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग शासन चलता है। तो सारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मान लीजिए हमने शक्तियां देखी हैं, तीनों अंग पढ़ लिए हमने, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके बाद हमने पढ़ा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
और तीसरा जो है स्थानीय सरकार। तो ये सारी क्या है, शक्तियों को बांट रखा है, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी उसको हाथों में शक्तियाँ नहीं है, बल्कि ये सारी शक्तियाँ अलग अलग बांट रखी हैं। केंद्र को अलग शक्तियाँ देश को चलाती है, राज्य की अलग शक्तियाँ राज्य सरकार राज्य की सरकारों को राज्यों को देखरेख करती है, स्थानीय सरकारें नीचे स्तर के ग्राम स्तर पर जो है अपना शासन करती हैं। इसके बाद आया समझ में, इसके बाद आती है सारी कार्यपालिका को लेकर है। आगे है संसदीय कार्यपालिका और दूसरी अध्यक्षात्मक। संसदीय जिस देश का शासन, जिस देश की कार्यपालिका संसद के अकॉर्डिंग चलती है वो संसदीय कार्यपालिका है। मान लीजिए भारत की है, भारत में संसद सर्वोपरि है। संसद में हमारे क्या आ गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देश की सर्वोच्च शासन किसके हाथों में है, संसद के हाथों में है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली है। कोई भी बिल पास करना है, कानून पास करना है, किसी को पद से हटाना है, किसी को पद पर स्थापित करना है, ये सारा जो सिस्टम है वो संसद के अकॉर्डिंग चलता है। और हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसको हम संसदीय कार्यपालिका के अंडर आते हैं अध्यक्षात्मक, जिसमें एक सर्वोच्च चुना जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, ना कि अलग अलग से बंटवारा किया जाता है शक्तियों, बल्कि किसी एक विशेष अध्यक्ष को चुना जाता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, अमेरिका में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, सीधा ही पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट राष्ट्रपति जो है चुना जाता है, वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसके बाद आता है कुछ ऐसी शासन प्रणाली हैं जो कार्यपालिका है, जो कुछ पैतृक भी होती हैं। पैतृक किसको बोलेंगे, जन्म से पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं का सिस्टम ऐसा होता था। राजा महाराजाओं में क्या होता था, पैतृक, यानी कि उनको राजा महाराजाओं का आगे रूटीन चलता रहता था। भाई राजा के बाद उसका लड़का राजा बनेगा, उसका लड़के के बाद उसका लड़का राजा बनेगा। इस तरह से वो पद क्या था, पैतृक था, परिवार में ही चलता रहता था। तो ऐसी भी कुछ शासन प्रणालियां हैं, कार्यपालिका है जो कह सकते हैं कि पैतृक होती हैं। और जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं ब्रिटेन का, जहाँ पर महारानी का जो कह सकते हैं कि शासन है वो क्या है, पैतृक है। इसके बाद कुछ आता है मनोनीत। मनोनीत होता है चुनना, डायरेक्ट चुनाव होता है। बस जैसे सर्वसम्मति से जो हमारे स्थानीय सरकारों में आता है, सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, या कह सकते हैं उनको स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार जो है मनोनीत भी एक कार्यपालिका का ढंग है। तो ये मनोनीत का कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, इन देशों में जो है मनोनीत कार्यपालक जो है पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा निर्वाचित। निर्वाचित भी एक प्रकार का चुनाव है, चुनाव करना। जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे आएगा। अब भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इसी लेसन में है वो। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है भारत में, जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य मिलकर जो है राष्ट्रपति का चुनाव सीटों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उनको उतना ही प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में दिया जाता है। इसके बाद आता है भारत में, ये तो हमारी दुनिया में जितनी भी प्रकार की कार्यपालिका है उनको
भाई कितनी कितनी प्रकार की कार्यपालिका है, किस प्रकार शासन को चलाती हैं, वो आती हैं। इसके बाद भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया? तो क्यों अपनाया गया भारत, हमने पहले ही पढ़ा है कि आज़ादी से पहले भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी स्वतंत्रता को लेकर, अनेक बलिदान दिए हैं, और अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए भारत ने ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की जो कह सकते हैं परेशानियां, समस्याएं ना उठानी पड़े। और इसके लिए स्पेशल कह सकते हैं कि हमारे प्रतिनिधि या राष्ट्रवादी नेताओं ने एक संविधान का निर्माण किया है, और संविधान में ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत चीज़ें शामिल की गई हैं दुनिया के अलग अलग देशों से लेकर, जिसमें आता है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन की देन है, जिसमें एक संसद होगी जिसके अकॉर्डिंग देश की शासन व्यवस्था जो है चलेगी, और जिसमें क्या होंगे, संसद में जनता के द्वारा चुने, जैसे हम भारत का ही लगा लें, भारत के लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, किसी भी मुद्दे पर जो है ये संसद है भारत की, इसके अकॉर्डिंग देश के शासन को स्थापित किया जाता है। सभी को समान अधिकार, पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण, या कह सकते हैं महिलाओं को विशेष उपलब्धियां, ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया ताकि देश के लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूती जो है प्रदान की जा सके। तो इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने का मुख्य लक्ष्य था। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता, क्या चल पाती नहीं? इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में जहाँ अनेक प्रकार की जाति धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, तीज त्योहार अलग अलग हैं, इतनी विविधता होते हुए भी इस प्रकार की शासन प्रणाली का चलना क्या था, असंभव था। एकमात्र एक तरीका भारत में क्या था, लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर ही देश को सुदृढ़ बनाना कह सकते हैं कि सफल समझा जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे। इसके बाद आता हमारा भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं इसमें हमने दोनों पढ़ी हैं, स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की हैं भारत में, जिनका स्थायी जो हमारी कार्यपालिका जिसमें कर्मचारी वर्ग आता है वो वचनबद्ध है देश के अंदर काम करने के लिए, वह किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है या कह सकते हैं कि देश के समर्पित हों, कह सकते हैं हम समर्पित कर्मचारी वर्ग जो है होना देश के लिए आवश्यक है। या फिर हमारा राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक में जो हमारे एमपी और एमएलए कह सकते हैं प्रतिनिधि चुने जाते हैं, देश के लिए शासन चलाने का काम करते हैं, देश के लिए नए कानून निर्मित करने का काम करते हैं, और अद्भुत जो है कार्यपालिका कह सकते हैं कि स्थापित की गई है। देश को चलाने का अहम योगदान इन पर डिपेंड है, दोनों पर। जो हमारी कार्यपालिका है उस पर हमारी दोनों विधानपालिका और न्यायपालिका, बिना कार्यपालिका के इनका कोई महत्व नहीं है। बिना कार्यपालिका के इनका कोई महत्व नहीं। आज हम देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं कि आईएएस, आईपीएस, एचसीएससी सारे सभी जो है कर्मचारी वर्ग में आते हैं और देश को एक अच्छे भविष्य देने का या निर्माण करने का काम करते हैं, और वो सभी क्या है कार्यपालिका में है, विधानपालिका में। हमारे यहाँ मंत्री एमएलए मंत्री बन जाते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने के कारण हमारे देश की एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ अनपढ़ लोग भी मंत्री बन जाते हैं। वह एक अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको सारे सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास कार्यपालिका मजबूत है। एक मंत्री को भविष्य के लिए अच्छे कानून निर्माण करना है, अपने मंत्रालय को विशेष पहचान देनी है, अच्छी तरह से चलाना है, उनके लिए मार्गदर्शन कौन है, कार्यपालिका। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, कोई गरीब अमीर कोई हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई भी मंत्री बन सकता है, एमपी एमएलए बन सकता है, अनपढ़ भी हो चाहे, लेकिन उनको अच्छी राह दिखाने के लिए कौन है हमारे पास, अच्छे कर्मचारी वर्ग है। कार्यपालिका हमारी अच्छी है, जो मतलब अलग पहचान है भारत की।
इसके बाद आता है, इसके बाद अलग अलग प्रकार से हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसमें जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आ जाता है। वह राष्ट्रपति है, इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? देश का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लाभकारी पद पर आसीन ना हो। इसके चुनाव में अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा भाग लेते हैं एमपी, एमएलए और विधानसभा के सदस्य, यानी कि एमएलए आ जाते हैं इसमें, सदस्य प्लस लोकसभा के। और इनको प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर देश का जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके बाद इसकी शक्तियां हैं, अनेक प्रकार से शासन स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां हैं। पद से हटाने की हैं, नियुक्तियां प्रदान, मोस्टली ज़्यादा जो है नियुक्तियां प्रदान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चाहे हमारा चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो नियुक्तियां दिलाने का काम है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। किसको नियुक्त करता है? लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उस दल के मुखिया को, या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री। हम राष्ट्रपति की शक्तियां वैधानिक शक्तियां हैं, सैनिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं। एक राष्ट्रपति का हमारा न्यायिक शक्तियां अच्छी हैं। न्यायिक शक्ति में क्या आ जाता है? हमारे यहाँ जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या हो गया, कठोर सजा मिली है, कठोर सजा मिली है, उसको हाई कोर्ट से या फिर सर्वोच्च न्यायालय से, यानी कि जहां भी एक कह सकते हैं कि सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिला अदालत, उसके बाद जिला अदालत में किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लास्ट में राष्ट्रपति केवल अक्षमा याचना कर सकता है। अक्षमा याचना वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी को, बहुत सारे उदाहरण है भारत में, मान लीजिए किसी को क्या है, आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है, फांसी की सजा मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज्यों की त्यों रख दिया, वह उसको फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो अक्षमा याचना के लिए राष्ट्रपति को अपनी गुहार लगाता है। वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि उसकी सजा को जो है कम करे या ना करे। ये अक्षमा याचना करने का, यानी कि उसकी सजा को कुछ ना कुछ राहत देने का आखिरी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक आखिरी स्टॉपेज है। वहाँ केवल किसी भी जो दंड मिला हुआ व्यक्ति है, सजा या अपना मिला हुआ व्यक्ति है, उसको थोड़ा बहुत अक्षमा याचना कर सकता है। प्रधानमंत्री आगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसको नियुक्त करता है? लोकसभा में, लोकसभा में 543 सीटें हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन पहले आपको बताया जा चुका है। पूरे देश को 545 सीटों में बांट दिया जाता है। 545 में से लोकसभा में जिसको बहुमत होगा उस दल के नेता को जो है, उस दल की सरकार होगी और सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री अनेक प्रकार की, राष्ट्रपति के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, मंत्रियों का बंटवारा करना है, ये सारे काम राष्ट्रपति के साथ मिलकर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के साथ मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है देश के लिए। तो आज का जो हमारा आगे एक पॉइंट बचता है, क्या कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तानाशाह हो सकते हैं?
हो सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है। वह मान लीजिए हमारे देश में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है, क्या वो देश पर कब्जा कर सकता है? या प्रधानमंत्री को बहुत सारी शक्तियां हैं, क्या देश पर कब्जा कर सकता है? वो अपनी मनमानी कर सकता है? ऐसा हुआ था, उदाहरण देता हूं पाकिस्तान का 1999-2005 के बीच में प्रधानमंत्री, वहां लोकतंत्र था पाकिस्तान में, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ एक सैनिक कह सकते हैं कि मुखिया था, अध्यक्ष जनरल था तीनों सेनाओं का। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था और बाद में अपने आजीवन उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया था। भारत के संविधान, उसके पाकिस्तान के संविधान को छेड़छाड़ करके अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर लिया था। तो भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तानाशाह हो सकते हैं? नहीं। हमारे राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां हैं जहां वो एक लिमिट तक प्रयोग कर सकता है, अन्यथा संसद है उसको महाभियोग लगाकर 2/3 बहुमत से उसको कभी भी बर्खास्त कर सकती है। संसद जो है उसको रोकने का काम करती है। इसलिए तो राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालक माना जाता है, नाम मात्र शक्तियां हैं उसको, लेकिन प्रयोग किसकी मर्जी से करता है? संसद या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग करता है। तो इसलिए राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कभी भी तानाशाह नहीं हो सकता, देश पर कब्जा करने की सोच भी नहीं सकता। उसके बाद क्या प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? नहीं, प्रधानमंत्री भी ऐसा नहीं कर सकता। चाहकर भी जो है देश के लिए वो कह सकते हैं तानाशाह नहीं बन सकता। उसके अंदर हमारी संसद है, या कह सकते हैं ऐसी कुछ शक्तियां हैं, अकेला प्रधानमंत्री प्रयोग नहीं करता है, मंत्रिमंडल, संसद और राष्ट्रपति से मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। चाहकर भी वो देश पर कब्जा करने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता। तो आज का हमारा लेसन था कार्यपालिका, अच्छे से पढ़ेंगे। मुख्य जो मैंने लेसन बहुत कह सकते हैं लंबा है ये, मैंने आपको इसके मुख्य अंश बता दिए हैं। जब लेसन पढ़ोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।